हेलो एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशन राइज पर मोस्ट वेलकम। देखिए, जैसा कि आपकी डिमांड थी कि क्लास जो है वो हिंदी व्याकरण की होनी चाहिए सर, तो आज बिल्कुल हम हिंदी व्याकरण के वो 20 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं जो पिछली परीक्षा में आए हुए हैं और आपकी इस बोर्ड परीक्षा में 100% व्याकरण से जो प्रश्न आएगा वो इससे बाहर नहीं जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है और चूंकि हमारा पैटर्न है रिक्त स्थान का, सारे के सारे प्रश्न रिक्त स्थान में आएंगे बोर्ड के, जो आपके व्याकरण वाले भाग के। तो आज हम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपके सारे प्रश्न करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न देखो कि विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को कहते हैं। अब आपके पास रिक्त स्थान होगा, ऑप्शन भी नहीं होगा, तो यहां तो आपको सीधा सीधा आंसर आना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। और परीक्षा में कैसे लिखना है आपको, जैसे मान लो प्रश्न जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूरे होने के बाद दूसरा प्रश्न जब शुरू होगा तो वहां पे 1 2 3 4 होंगे, तो आपने क्वेश्चन नंबर दो डाल के ना, ऐसे प्रश्न संख्या आप चाहो तो ऐसे लिख देना कि जैसे प्रश्न 2 और दूसरे का 1 है, तो ये ऐसे करके और सिर्फ आपको आंसर लिखना है। तो इसका उत्तर क्या होगा? विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को हम क्या कहते हैं बच्चों? भाषा कहते हैं। तो ये हो गया आपका आंसर। अंडरलाइन चाहो तो कर देना, नहीं चाहो तो इतना कर देना। ये हो गया पहले का आपका 2। अब मान लो आपको दूसरा प्रश्न करना है तो ऐसे दूसरा, ठीक है। तीसरा करना है तो ये ऐसे तीसरा। अब यहाँ पे इसका जो आंसर भाषा लिखा, अगले प्रश्न का उत्तर है वो यहाँ लिख देना, तीसरे का उत्तर है वो यहाँ लिख देना। इस तरीके से 6 प्रश्न आप कर लेना। एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है ना बच्चों, तो वो क्या करता है कि आप जैसे मान लो आपने, जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होते हैं उसमें भी आपको यही करना है, तो वो जैसे ही देखेगा, क्योंकि उनको याद हो जाते हैं सारे उत्तर, कॉपी चेक करते करते इतनी सारी कॉपियां चेक करते हैं, तो वो जल्दी से ऐसे देखेंगे और आपको नंबर देते जाएंगे, एक एक एक, और आपके पूरे में से पूरे नंबर आ जाएंगे। तो हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। और आप तो है ना, आज तो चाहो तो कॉपी पेन लेके बैठना, क्योंकि इन प्रश्नों को नोट कर लो। ये प्रश्न आपको वास्तव में रिपीट हो रहे हैं, बार बार परीक्षाओं में रिपीट हो रहे हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। कॉपी पेन लेके बैठो और इसको लिख लो इनको। दूसरा प्रश्न देखो, एक बार फिर से वापस वही पैटर्न अपनाना है आपको। भाषा के सीमित और क्षेत्रीय रूप को रिक्त स्थान कहते हैं। तो भाषा का जो छोटा रूप है, जो सीमित रूप है, जो क्षेत्रीय रूप है, वो बच्चों बोली कहलाता है। ध्यान देना, कई बच्चे जो है वो उसे उपभाषा लिख देते हैं, तो आपको उपभाषा नहीं लिखना है। फिर से वही प्रश्न संख्या से लिख करके मैं केवल आंसर यहां लिख रहा हूं, बोली लिखना है। बोली बोली छोटी होती है और बोली ही विकसित होकर के बाद में फिर धीरे 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 भाषा का रूप ग्रहण करती है। तो हमारे दूसरे प्रश्न का आंसर हुआ बोली। तीसरा प्रश्न देखो, तीसरा प्रश्न यह है कि हिंदी भाषा की लिपि रिक्त स्थान है। सबको पता है हिंदी की लिपि देवनागरी है। आपको इस प्रकार पूरा उत्तर पूरा प्रश्न लिख करके, देवनागरी पूरा प्रश्न लिख करके आपको उत्तर लिखने की आवश्यकता नहीं है। बार बार फिर आपको मैं अच्छी तरह से समझा देता हूं कि टाइम बचाना है, क्योंकि आपको टाइम आगे जो है वो मैनेज करना पड़ेगा। तो आप इसी तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 लिख करके और देवनागरी यहाँ पे लिख देना है। अब देखो, ये तो ठीक था कि देवनागरी हिंदी की जो है वो लिपि देवनागरी हो गया, पर कई बार और दूसरी भाषा दे देते हैं, वहां पर आपको ध्यान रखना है। तो देवनागरी लिपि में जो 4-5 मोस्ट इंपोर्टेंट जो भाषा है, उसमें हमारे संस्कृत आती है, उसमें नेपाली ध्यान रखना। एक क्या होता है, हम विदेशी भाषा मान करके नेपाली को देवनागरी में नहीं मानते हैं, तो नेपाली जो है वो भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हमारी मराठी भाषा जो है बच्चों, ये भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हमारी संस्कृत जो सभी भाषाओं की जननी है, संस्कृत, ये भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हमारी हिंदी जो है ये भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ये ध्यान देना, कई बार इनसे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट, क्योंकि मैं पिछले वर्षों के एक्सपीरियंस के आधार पर आपको बता रहा हूं बच्चों, बोर्ड परीक्षा में कहां कहां कैसा कैसा प्रश्न आया है बिल्कुल बता रहा हूं, और आगे जब भी हम करेंगे और वो प्रश्न अगर कभी बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है तो मैं आपको बता दूंगा कि ये बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखो कि भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को क्या कहते हैं? तो बच्चों उसे व्याकरण शास्त्र कहते हैं। व्याकरण शास्त्र। आप खाली व्याकरण लिखोगे तब भी चल जाएगा, केवल अगर आपने व्याकरण लिखा तब भी आपका उत्तर राइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप व्याकरण शास्त्र लिखते हो तो भी बिल्कुल आपका आंसर जो है वो सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, हमारा अगला प्रश्न है 5वां। देवनागरी लिपि का विकास रिक्त स्थान लिपि से हुआ है।
अब कोई बच्चा कहेगा कि देवनागरी लिपि है और कौन सी लिपि हो सकती है, तो मैं आपको बता दूं हमारे प्राचीन भारत में, आपने अगर इतिहास के स्टूडेंट हो तो कई बार ये पूछा जाता है कि अशोक के वो शिलालेख किस लिपि में लिखे जाते थे ऐसे। तो हमारे भारत में प्राचीन काल में दो लिपियां थी, एक थी ब्राह्मी लिपि, एक थी ब्राह्मी लिपि और दूसरी थी खरोष्टी लिपि। ठीक है, तो अब ये जो ब्राह्मी लिपि है हमारी, इसी ब्राह्मी लिपि का और थोड़ा सा सरल रूप करके और इसी से जो है वो देवनागरी लिपि का विकास हुआ है, देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। अब एक लिपि में क्या होता है, कई सारी भाषाएं होती है, एक लिपि में कई सारी भाषाएं हो सकती है, लेकिन एक भाषा में कोई कई सारी लिपियां नहीं हो सकती, ध्यान देना। तो लिपि जो है वो विस्तृत है, लिपि की अपनी विशेषताएं होती है कि भाई लिपि, जैसे मान लो देवनागरी लिपि की बात करें तो अब यहाँ पे कई बार विशेषताएं पूछ ली जाती है। तो देवनागरी लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, मतलब यहां से लिखते लिखते हम इस तरफ जाते हैं। तो ऐसी कितनी भाषा है जो हम लिखते लिखते यहां से उधर जाते हैं। जैसे हिंदी को हम ऐसे ही लिखते हैं, संस्कृत को हम बाईं से दाईं तरफ लिखते हैं, मराठी को हम बाईं से दाईं तरफ लिखते हैं, नेपाली को हम बाईं से दाईं तरफ लिखते हैं, लेकिन उर्दू को हम दाईं से बाईं तरफ लिखते हैं। तो उर्दू की लिपि ये नहीं हुई क्योंकि ये उसकी विशेषताओं में सेट नहीं बैठ रही है। तो कई बार पूछा जाता है कि उर्दू की लिपि कौन सी है, तो उर्दू की लिपि जो बच्चों है वो है नस्तालिक लिपि। उर्दू की लिपि जो है वो है नस्तालिक लिपि। और कई बार आप अगर ये नहीं लिखना चाहो तो फारसी भी लिख सकते हो ना, फारसी लिपि भी आप जो है वो लिख सकते हो अगर प्रश्न आ जाता है तो। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और ये रहा हमारा छठा प्रश्न। छठा प्रश्न है कि सरकारी कामकाज में प्रयुक्त होने वाली भाषा क्या कहलाती है। तो राज्य की भाषा है, सरकार को राज्य कहते हैं हिंदी में हम, और अगर राज्य की भाषा है तो वो क्या कहलाएगा, राज्य की भाषा को हम राजभाषा कहेंगे भाई, राज्य की भाषा को हम क्या कहेंगे, राजभाषा। तो हम उस सरकारी कामकाज की भाषा को क्या नाम देंगे, राजभाषा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये रहा सातवां प्रश्न। शब्द के मुख्य अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति क्या कहलाती है। देखो शब्द के तीन अर्थ होते हैं, कोई भी शब्द होता है ना तो वो उसका कोई ना कोई एक अर्थ होगा। तो अलग अलग शब्दों के अलग अलग अर्थ होते हैं, तो ये माना गया है कि शब्द के तीन अर्थ हो सकते हैं। जो पहला अर्थ होता है जिसे हम मुख्य अर्थ कहते हैं, और इस मुख्य अर्थ को हम मुख्यार्थ कहते हैं, मुख्यार्थ कहते हैं। और इस मुख्यार्थ का अगर जो कोई बोध कराने वाली शक्ति है, क्योंकि शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली एक शक्ति होती है जो मुख्यार्थ का बोध कराती है बच्चों, वो अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। अभिधा, अगर आप चाहते हो कि अभिधा शब्द शक्ति पढ़ाई जाए तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट लिख देना कि सर एक बार शब्द शक्ति पढ़ा दीजिए। मैं बिल्कुल आपको शब्द शक्ति विस्तार से, शानदार तरीके से, बेस्ट तरीके से एग्जाम में आने वाले पैटर्न के हिसाब से अच्छी तरह से समझा दूंगा। तो यहाँ पे प्रश्न यही पूछा था कि मुख्य अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति कौन सी होती है बच्चों, तो वो होती है अभिधा शब्द शक्ति। अब फिर क्या होता है कि कई बार मुख्य अर्थ का बोध नहीं निकल रहा हो, उसमें कोई ना कोई बाधा उपस्थित हो रही हो, तो फिर हमें उसका दूसरा अर्थ निकालना पड़ता है और वो लक्षणों के आधार पर निकालना पड़ता है। इसलिए वहां पर फिर लक्षणा शब्द शक्ति होती है, और कई बार तीसरा अर्थ निकालना पड़ता है जो देश काल और परिस्थिति के हिसाब से अलग अलग अर्थ रखता है, वहां व्यंजना शब्द शक्ति होती है। नेक्स्ट देखो अगला प्रश्न क्या है कि राम तो गाय है वाक्य में रिक्त स्थान शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। अब देखो हम इसका सीधा अर्थ निकालते हैं, पहले इसका मुख्य अर्थ निकालते हैं। तो मुख्य अर्थ क्या होता है कि राम तो गाय है। अब राम गाय कैसे हो सकता है, हम विचार करेंगे, नहीं, मुख्य अर्थ में बाधा उपस्थित हो रही है। एक इंसान एक पशु कैसे हो सकता है, राम जो है वो गाय कैसे बन सकता है, तो मुख्य अर्थ में बाधा हो गई भाई। इस हमारे यहाँ पे मुख्य अर्थ में क्या हो गया, बाधा उत्पन्न हो गई। तो अब हम दूसरी शब्द शक्ति पर चलेंगे, लक्षणों पर चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आपका कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। तो अगर हम इसके लक्षणों पर चलते हैं कि भाई गाय जैसे भोली भाली, बिल्कुल सीधी, बहुत सरल होती है, तो राम भी ऐसा है, इसका मतलब लक्षणों के आधार पर हमें उसका अर्थ ग्रहण करना पड़ेगा। तो यहां पे हमारी हो गई लक्षणा शब्द शक्ति। अब ध्यान देना, लक्षणा शब्द शक्ति के दो भेद हैं, एक है रूढ़ा लक्षणा और एक तो है रूढ़ा लक्षणा, एक तो है रूढ़ा लक्षणा और दूसरी होती है बच्चों प्रयोजनवती लक्षणा। ध्यान देना, प्रयोजन,
प्रयोजनवती लक्षणा। जहां कई रूढ़ी के आधार पर अगर हम अर्थ ग्रहण कर रहे हैं, किसी रूढ़ी या किसी परंपरा के आधार पर अगर हम अर्थ ग्रहण कर रहे हैं लक्षणों के आधार पर, तो रूढ़ा हो जाएगी, और किसी प्रयोजन विशेष के आधार पर हम अगर उसका अर्थ ग्रहण कर रहे हैं तो प्रयोजनवती हो जाएगी। हिंदी में जितने मुहावरे लोकोक्तियां होती है वो सभी रूढ़ा लक्षणा में शामिल की जाती है। इसको हम विस्तार से जब पढ़ेंगे तब इसको और मैं ज्यादा क्लियर करूंगा। आप मुझे कमेंट डाल देना अगर आप वास्तव में शब्द शक्ति को पढ़ना चाहते हैं। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है, हमारा 9वां प्रश्न है, देखो ध्यान से समझना, कि जब मुख्यार्थ में बाधा उपस्थित हो तो वहां पर शब्द शक्ति होती है, तो लक्षणा शब्द शक्ति होती है। इसको हम अभी क्लियर कर चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखो कि जहां शब्द के वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ से भिन्न कोई अन्य चमत्कारिक अर्थ प्रकट होता है, जहां मुख्य अर्थ भी प्रकट नहीं हो रहा है, वाच्यार्थ या हम उसे मुख्यार्थ भी कहते हैं, लक्ष्यार्थ भी प्रकट नहीं हो रहा है, तो हमें तीसरी शब्द शक्ति पर जाना पड़ेगा, और तीसरी शब्द शक्ति होती है व्यंजना शब्द शक्ति। तो यहां पे राइट आंसर होगा बच्चों व्यंजना शब्द शक्ति। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को कहते हैं। तो जो काव्य होता है ना, उसकी शोभा बढ़ानी है, उसका रूप सौंदर्य बढ़ाना है, तो काव्य में रूप सौंदर्य बढ़ाने वाले जो गुण होते हैं उन्हें हम अलंकार कहते हैं, क्योंकि अलंकार का शाब्दिक अर्थ ही होता है आभूषण। तो उसका आंसर हमारा यहां पे हो जाएगा अलंकार। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, जहां हिंदी में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होकर के काव्य में अगर शोभा बढ़ाई जा रही है, तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। ये एक शब्द अलंकार है। एक बार प्रश्न आया था बोर्ड में कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, तो बोर्ड ने वहां पे 3 आंसर बताए, इसलिए भूल करके भी कभी 2 मत कर देना, आपको 3 ही लिखना पड़ेगा, एक शब्द अलंकार, एक अर्थालंकार और एक उभया अलंकार। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इसका आंसर हो गया हमारा अनुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न क्या है कि जब कोई शब्द एक से अधिक बार आए, शब्द रिपीट हो रहा है, ध्यान रखना, शब्द की आवृत्ति हो रही है और प्रत्येक बार उसका अर्थ भी भिन्न हो रहा है, तो जितनी बार अर्थ रिपीट हो रहा है उतनी बार अर्थ भिन्न हो रहा है, तो वहां पे यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिका है, तो कनक कनक 2 बार आया है और दोनों बार उसका अर्थ भिन्न है, एक बार सोना और दूसरी बार उसका अर्थ है धतूरा। जैसे 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, तो 3 बेर खाती थी, पहले 3 बार भोजन करती थी, और दूसरा 3 बेर खाती है मतलब 3 बेर खा करके जो एक फल होता है वो खा करके, तो सेम शब्द का रिपीटेशन हुआ तो दोनों बार अर्थ भिन्न हुआ। ठीक है, तो इसी तरीके से यमक अलंकार होता है। अब यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है यमक में और श्लेष में, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ध्यान रखना, सब जो श्लेष अलंकार है ना, अब ये प्रश्न को समझना कि जहां एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके हुए हो, यानी एक शब्द रिपीट नहीं होगा लेकिन फिर भी उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो रहे हैं। तो अगर शब्द रिपीट हो रहा है तब तो यमक, लेकिन शब्द रिपीट नहीं हो रहा है और फिर भी अर्थ भिन्न भिन्न है, तो वहां पे प्रश्न पूछा गया है, वो है, इसका आंसर होगा श्लेष। श्लेष का शाब्दिक अर्थ ही होता है बच्चों चिपका हुआ होना, यानी एक शब्द में अनेक अर्थ चिपके होते हैं, कि एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके हुए होते हैं, तो वहां अलंकार कौन सा होता है, तो वहां अलंकार होता है श्लेष। अगर आपको अलंकार पढ़ना चाहते हो, अगर आपको अलंकार टॉपिक समझ में नहीं आया, अगर आप चाहते हो कि हमारे एग्जाम में आने वाले जो मोस्ट इंपोर्टेंट अलंकार के टॉपिक्स हैं, प्रश्न है, उसको एक बार समझा दिया जाए, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना, मैं आपको शानदार तरीके से आज या कल में ही अलंकार समझा दूंगा। अगला प्रश्न देखो कि चरण कमल बंदो हरिराई पंक्ति में अलंकार कौन सा है। अब आपको अगर अलंकार पहचानना नहीं आ रहा है तो कमेंट कर देना, मैं बिल्कुल शानदार तरीके से ट्रिक के साथ आपको सारे अलंकार समझा दूंगा। यहां पर यह कहा गया है कि चरण कमल यानी चरण रूप, कमल रूपी चरण, मतलब चरण रूपी कमल हम यूं कह सकते हैं कि हमारे जो, जैसे मान लो कोई गुरु हो, है ना, गुरु मतलब आध्यात्मिक गुरु होते हैं, भगवान होते हैं, हम उनके चरणों को कमल के समान पवित्र मानते हैं। तो यहां पर चरण रूपी कमल यानी उसको रूप दे दिया, उसी के रूप का मान लिया, तो यहां पर रूपक अलंकार हो गया। जहां पर हम किसी का रूप मान लेते हैं तो वहां पर उसका रूपक अलंकार हमारा आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखो, जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, उपमान होता है, यहां पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, उपमेय और उपमान को समझ लो। उपमान हमेशा बड़ा होता है, उपमान हमेशा बड़ा होता है, चंद्रमा को आप उपमान मान लो। उपमेय जो है वो छोटा होता है, यहाँ पे होता है जैसे चेहरा, किसी के चेहरे की तुलना हमें चंद्रमा से करनी हो, चंद्रमा के समान मुखड़ा, तो यहां पर क्या कहा गया है कि इस उपमेय में इसके अंदर
इसकी संभावना व्यक्त की जाती है, तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और इसमें हमेशा जानो मानो ऐसे, मतलब ऐसे जानो कि ऐसा हो गया, मानो कि ये है, मतलब संभावना व्यक्त कर ली है, आपको संभावना वहां पे जान लेनी है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। फिर से वही प्रश्न, जनु जानो मनु मानो शब्दों का प्रयोग अलंकार में होता है, वो अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। 18वां प्रश्न है कि जहां वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास होता हो, तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है। एक्चुअल में विरोध है नहीं, लेकिन दिखाया जाता है, और बाद में जब हम उसका अर्थ समझते हैं तो वो जो विरोध था वो गायब हो जाता है, तो वहां अलंकार होता है विरोधाभास अलंकार। अगला देखो, नेक्स्ट नेक्स्ट देखो कि जब किसी बात को उदाहरण देकर समझाया जाए, तो वहां पे उदाहरण अलंकार होता है, तो वहां पे अलंकार कौन सा होता है, उदाहरण अलंकार। और अगला प्रश्न है कि कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराय जग वा पाए बोराय, तो इसमें कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है, क्योंकि कनक और कनक दो बार आया है। तो एक बार कनक का अर्थ है सोना, दूसरी बार कनक का अर्थ है धतूरा। और हमारे यमक अलंकार की परिभाषा है कि अगर आवृत्ति हो रही है शब्द की और उसका अर्थ भी अगर भिन्न है, तो वहां पे यमक अलंकार होता है। तो बच्चों ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे 20 प्रश्न। अगर आपको इसमें इस व्याकरण के भाग में से कोई भी प्रश्न आपको समझना है, कोई टॉपिक समझना है, तो आज ही मुझे कमेंट डाल देना कमेंट बॉक्स में, और मुझे बता देना कि आपको क्या पढ़ना है। ये क्लास कैसी लगी मुझे बताइए, क्योंकि आपके फीडबैक के आधार पर मैं नेक्स्ट क्लास ला पाता हूं। जैसा आप कहेंगे, जैसी आपकी डिमांड होगी, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको टॉपिक अवेलेबल करा दूंगा। आप चाहो तो किसी भी किताब का टॉपिक, व्याकरण, आपका जो रचना लेखन है, कुछ भी आप जो चाहोगे वो पढ़ लेंगे। बट ये क्लास को आपको शेयर करना है। एक हाइप का बटन आता है ना, दबा दीजिए ना, हाइप कर लीजिए क्लास को। जितना ज्यादा हाइप करोगे उतना ज्यादा मैं आपके लिए कंटेंट लेकर के आऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।